ज्ञान दीक्षा चैनल में एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान दीक्षा। ज्ञान दीक्षा में हम इंटरमीडिएट शिक्षा शास्त्र में हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रेरणा तथा शिक्षा। प्रेरणा तथा शिक्षा यानी मोटिवेशन एंड एजुकेशन। इस अध्याय में हम आपको पढ़ाएंगे प्रेरणा का अर्थ, प्रेरणा की परिभाषाएं, प्रेरणा युक्त व्यवहार के लक्षण और विशेषताएं। इसके साथ साथ प्रेरकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं यानी उनका वर्गीकरण करेंगे। फिर वर्गीकरण में हम जन्मजात प्रेरक कौन से हैं, जन्मजात प्रेरक के साथ साथ अर्जित प्रेरक कौन से हैं, अर्जित प्रेरक और जन्मजात प्रेरकों में दोनों के प्रकार बताएंगे और उसका अर्थ बताएंगे, और जन्मजात और अर्जित प्रेरकों के बीच में हम अंतर भी स्पष्ट करेंगे। इसी अध्याय में यानी इसी वीडियो में हम आपको शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा का महत्व, शिक्षा में प्रेरणा प्रदान करने वाली विधियां, इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाने का काम करेंगे। तो अब हम आपको समय नष्ट न करते हुए इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि अगर हमारे वीडियो में यानी हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इसी तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, और वीडियो अगर आपको देखने हैं तो उसे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो हम पढ़ रहे हैं प्रेरणा तथा शिक्षा यानी मोटिवेशन एंड एजुकेशन, जिसमें अगर देखा जाए तो जब हम कोई भी कार्य को करते हैं या सीखते हैं उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि उसके प्रति हमारा आकर्षण कैसा है, यानी हमें प्रेरक करने वाली चीज़ें क्या होती हैं। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्रेरणा व्यक्ति में आती है। तो प्रेरणा का सामान्य अर्थ हम जानते हैं सबसे पहले। तो प्रेरणा का सामान्य अर्थ में अगर बात की जाए तो प्रेरणा अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। ये ऐसी प्रक्रिया है जो विभिन्न स्तरों पर एक जैसी होती है। सामान्य रूप से ये प्रक्रिया 3 चरणों के अंतर्गत गुजरती है। पहला चरण अगर देखा जाए तो व्यक्ति में किसी प्रकार का व्यवहार को जन्म देती है, दूसरे में उस व्यवहार को जारी रखने का काम करती है, और साथ ही साथ अगर तीसरा स्तर बताया जाए तो यह क्रिया या व्यवहार के अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करती है। प्रेरणा इस प्रकार को प्रक्रिया को शेफर महोदय जो हैं उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि प्रेरक क्रिया करवाने की एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसका सूत्रपात चालक प्रणोदन से होता है जो अभियोजन द्वारा समाप्त किया जाता है। इस प्रकार प्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति या प्राणी के शरीर पर भी विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालती है तथा उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी लाती है। इन परिवर्तनों के साथ साथ व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की अशांति या बेचैनी का अनुभव होता है। ये बेचैनी उस समय तक बनी रहती है जब तक संबंधित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि भूख या प्यास की स्थिति में व्यक्ति को जब एक विशेष प्रकार की बेचैनी का अनुभव होता है, ये बेचैनी पानी पीने या आहार ग्रहण करने पर ही समाप्त होती है। इसके साथ सामान्य अर्थ के बाद में है। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ में अगर देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा में प्रेरणा शब्द का पर्यायवाची मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के इस मूल शब्द का प्रयोग करने में दबाव डालने की शक्ति के रूप में या उत्तेजना शक्ति के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो किसी कार्य यानी किसी दिशा में कार्य करने हेतु व्यक्ति को उत्तेजित करती है या आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा की परिभाषाएं देखा जाए तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने प्रेरणा की अलग अलग से परिभाषाएं दी हैं। वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि प्रेरक व्यक्ति की वो अवस्था या तत्परता है कि उसे किसी व्यवहार को करने के लिए एवं किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। इसी विषय में गिलफोर्ड महोदय कहते हैं, प्रेरक एक ऐसा कोई विशेष आंतरिक कारक या दिशा है जो क्रिया को आरंभ करने और बनाए रखने
की ओर प्रवृत्त करता है। किम्बाल यंग जो हैं उन्होंने कहा है कि प्रेरक एक व्यक्ति की आंतरिक स्थिति होती है जो उसे क्रियाओं की ओर प्रेरित करती है। इसी प्रकार एम जॉनसन कहते हैं कि प्राणी के व्यवहार को आरंभ करने तथा दिशा देने वाली क्रिया के सामान्य प्रतिमान के प्रभाव को प्रेरणा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक गुड कहते हैं प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। इस प्रकार हम परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं प्रेरणा का तात्पर्य व्यक्ति या प्राणी की उस जैविक अथवा अजैविक मनोशारीरिक प्रक्रिया या चालक शक्ति से है जो उसे किसी प्राणी शास्त्रीय व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है और ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति न हो जाए। प्रेरणा युक्त व्यवहार के लक्षण और विशेषताएं, यानी लक्षण या हम विशेषताएं कह सकते हैं। प्रेरणा के अर्थ और परिभाषाओं को जान लेने के बाद प्रेरणा के व्यवहार के लक्षणों यानी विशेषताओं को जानना आवश्यक हो जाता है। ये विशेषताएं कुछ निम्न प्रकार हैं, जैसे कि पहला है अतिरिक्त शक्ति का संचालन, दूसरा है निरंतरता और तीसरा है परिवर्तनशीलता और चौथा है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैनी और पांचवा है लक्ष्य प्राप्ति के साथ बेचैनी की समाप्ति। तो सबसे पहले हम देखते हैं अतिरिक्त शक्ति का संचालन। आपको पता होना चाहिए प्रेरणा वो होती है जो आप में शक्ति होती है उससे पृथक अलग से शक्ति यानी अतिरिक्त शक्ति विकसित कर दे, उसे हम प्रेरणा में अतिरिक्त शक्ति का संचालन करने का काम करती है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं किसी स्थान पर अगर आग लग जाने पर साधारण शक्ति वाले व्यक्ति भी बड़े बड़े संदूक और भारी भारी वस्तु उठाकर अलग रख देते हैं। ये अतिरिक्त शक्ति के संचालन को ही प्रेरणा कहा जाता है। ये स्पष्ट कर देना यहाँ पर आवश्यक होता है कि प्रेरणा की स्थिति में शक्ति का यह अतिरिक्त संचालन कैसे होता है। वास्तव में प्रबल प्रेरणा की दिशा यानी दशा में व्यक्ति में कुछ शारीरिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं और इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर शरीर में शक्ति का अतिरिक्त संचालन होता है। दूसरा पॉइंट है निरंतरता। निरंतरता का मतलब होता है कि प्रेरणात्मक व्यवहार का दूसरा मुख्य लक्षण निरंतरता है, क्योंकि प्रत्येक प्रेरणायुक्त व्यवहार का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है। प्रेरणायुक्त व्यवहार उस समय तक निरंतर रूप से चलता है जब तक कि उसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर कोई बालक अपनी बोर्ड परीक्षा या अपनी परीक्षा के लिए चिंतित है और तब तक प्रयास करता है तब तक वो सफल नहीं हो जाता है। इसके साथ साथ अगला है परिवर्तनशीलता। व्यवहार की निरंतरता के साथ साथ परिवर्तनशीलता भी प्रेरणा युक्त व्यवहार का एक लक्षण यानी विशेषता कही जाती है। यदि किसी एक प्रकार के व्यवहार या प्रयास द्वारा अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तो प्रेरित व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास करता है। ये प्रयास उस समय तक परिवर्तित होते हैं जब तक वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। इसके साथ साथ अगला पॉइंट आता है लक्ष्य प्राप्ति करने की बेचैनी। प्रेरणा युक्त व्यवहार का एक अभिन्न लक्षण अगर देखा जाए तो ये है कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर बेचैन रहता है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसका मानसिक शारीरिक रूप से व्यक्ति और प्राणी अशांत रहता है और उसका मानसिक एवं संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। जब वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तब ये जो बेचैनी समाप्त हो जाती है। तो अगला है लक्ष्य प्राप्ति के साथ बेचैनी की समाप्ति। तो हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से लक्ष्य प्राप्ति के साथ ही प्राणी की बेचैनी समाप्त होती है। इस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति के साथ बेचैनी का समाप्त होना भी प्रेरणा युक्त व्यवहार का एक प्रमुख लक्षण है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि परीक्षा की तैयारी करने वाला परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर लिख पाने के बाद हर प्रकार से तनाव मुक्त हो जाता है, अर्थात उसकी बेचैनी समाप्त हो जाती है। प्रेरकों के प्रकार यानी प्रेरकों का वर्गीकरण अगर बात करते हैं
कि प्रेरकों के प्रकार और वर्गीकरण की। तो हम जानते हैं कि प्रेरकों के एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण के अनुसार प्रेरकों को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला है जन्मजात प्रेरक, दूसरा है अर्जित प्रेरक। जन्मजात प्रेरक अनेक हैं। अर्जित प्रेरकों को पुनः दो उपयोगों में बांटा जाता है। इन दो उपवर्गों में बांटेंगे। ये उपवर्ग होते हैं व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक और सामान्य सामाजिक अर्जित प्रेरक। स्किनर महोदय ने अपनी तालिका बनाई है जिसमें प्रेरकों के प्रकार बताए हैं। तो प्रेरकों के दो प्रकार बताए हैं, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। जन्मजात प्रेरक में अगर कहा जाए तो भूख, प्यास, काम, नींद, तापक्रम, मातृत्व व्यवहार और मल मूत्र त्यागना, ये जन्मजात प्रेरक में आते हैं। अर्जित प्रेरक की अगर बात करते हैं तो इनको हम दो भागों में बांट चुके हैं, व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक और सामान्य सामाजिक अर्जित प्रेरक। व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक में अगर देखा जाए तो आकांक्षा का स्तर, जीवन लक्ष्य, मद व्यसन, रुचियाँ, आदतों की व्यवस्था, अचेतन मन और मनोवृत्तियाँ तथा संवेग आते हैं। इसी प्रकार सामान्य सामाजिक अर्जित प्रेरकों में सामुदायिकता, अर्जनात्मकता और आत्मस्थापन, ईर्ष्या, प्रशंसा एवं निंदा और आत्म प्रकाशक इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करते हैं अब विस्तार पूर्वक समझने की, तो जन्मजात प्रेरक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जन्मजात प्रेरक वो प्रेरक होते हैं जो सब में एक जैसे होते हैं और ये हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, यानी बच्चे में जन्म से विद्यमान होते हैं। इनको उसे सीखना नहीं पड़ता। ये व्यक्ति या अन्य प्राणियों के स्वभाव या प्रकृति में ही निहित होते हैं। इन प्रेरकों का संबंध जैविक शारीरिक आवश्यकताओं से होता है। इन्हें जीवन के परिचालन के लिए अनिवार्य समझा जाता है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में इन जन्मजात प्रेरकों का सर्वाधिक महत्व होता है। जन्मजात प्रेरकों की तुष्टि के अभाव में जीवन चल पाना प्रायः संभव नहीं होता है। इस प्रकार जीवन को सुचारू रूप से चलाने की प्रक्रिया में जन्मजात प्रेरक जो होते हैं अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। अब पहला आता है भूख। भूख एक ऐसा प्रेरक है जो जीवन में व्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये शारीरिक आवश्यकताओं से प्रत्यक्ष संबंध रखता है। भूख का अभाव आमाशय और आंतों द्वारा होता है। ये आमाशय खाली होता है तथा आंतों में सिकुड़न आती है, तब प्राणी को भूख का अनुभव होता है। जैसे जैसे भूख का अनुभव होता है वैसे वैसे प्राणी के विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं। प्रथम प्रकार के परिवर्तन शारीरिक होते हैं। द्वितीय प्रकार के परिवर्तन बाहरी क्रियाएं अर्थात व्यवहार में देखे जाते हैं। भूख की अवस्था में शारीरिक परिवर्तन के अतिरिक्त व्यवहार में परिवर्तन देखने को जा सकते हैं। जैसे समाज के मूल्यों एवं नियमों के अनुसार परिवर्तन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। भूख को मिटाने के लिए खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है। खाद्य सामग्री का चुनाव भी विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इसमें प्राणी की रुचि, शारीरिक आवश्यकताओं को विशेष महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार दूसरा है प्यास। प्यास भी जो होता है वो भी जन्मजात प्रेरक है। प्यास का भी शारीरिक आवश्यकताओं से प्रत्यक्ष जो होता है संबंध होता है। जब शरीर में जल नामक तत्व की कमी हो जाती है तो प्यास का अनुभव होने लगता है। प्यास की स्थिति में गले में सूखने की संवेदनात्मक अनुभूति होती है। शरीर में पानी के अभाव की कमी में गले में सूखने के अतिरिक्त पसीने का आना और आंसू लार के बहने की क्रियाएं मंद पड़ने लगती हैं। इस अभाव की स्थिति में प्राणी का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके व्यवहार में असमानताएं आ जाती हैं। तो पानी भी जो है जन्मजात प्रेरक है। दूसरा है काम। काम या यौन इच्छा, ये भी एक जन्मजात प्रेरक है। यदि यह प्रेरक अत्यंत प्रबल होता है तथापि इसकी पूर्ति के अभाव में जीवन जो होता है वो चल सकता है, वैसे काम प्रेरक का प्राणी मात्र के जीवन में विशेष महत्व है। काम का महत्व को देखते हुए शोपेनहावर कहते हैं वह प्रवृत्ति युद्ध का कारण, शांति का लक्ष्य, गंभीरता का आधार, न्यायोचित का लक्ष्य,
हंसी उत्पन्न करने वाली बातों का स्रोत एवं समस्त हास्यमय संकेतों का आधार है। काम या यौन इच्छा संबंधी प्रेरक प्राणी में पाया जाता है और प्राणी व्यवहार का देखा जाए गंभीर प्रभाव डालता है। ये काम का ये स्वरूप जो है किशोरावस्था और युवावस्था में सर्वाधिक प्रबल होता है। इस विषय में सिगमंड फ्रायड ने व्यक्ति के अधिकांश सामान्य एवं असामान्य व्यवहारों के पीछे काम प्रेरक को ही महत्वपूर्ण परिचालित रूप में स्वीकार किया है। अगला है नींद। नींद भी एक जन्मजात प्रेरक है जिसका शरीर की आवश्यकताओं के साथ संबंध होता है। ये प्रभावशाली एवं सक्रिय होता है। जब व्यक्ति या प्राणी थक चुका होता है, वैसे सभ्य समाज में नींद के लिए रात्रि का समय निर्धारित किया गया है। नींद से पहले अनुभव होने वाली थकान का मुख्य कारण मांसपेशियों में एकत्र शक्ति का कम होना होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के शरीर में कुछ व्यर्थ पदार्थ भी एकत्रित हो जाते हैं। नींद की सक्रियता या प्रबलता की स्थिति में व्यक्ति ही जो होता है, व्यक्ति की कार्य करने की प्रति रुचि समाप्त हो जाती है। वह ऊँघने लगता है और व्यवहार की असामान्यता पर्याप्त नींद लेने से स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उसके बाद आता है तापक्रम। तापक्रम भी जन्मजात प्रेरक है। ग्रीष्म और तथा शीतकाल में शरीर के तापक्रम का नियंत्रण भी अत्यंत आवश्यक होता है। अन्यथा मानव जैसे गर्म रक्त के प्राणी के लिए अधिक काल तक जीना असंभव हो जाएगा। इस कार्य में रक्त का संचालन विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है। साथ ही साथ मानव की विभिन्न क्रियाओं के द्वारा शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे शीत ऋतु में गर्म कपड़े पहनना, अधिक भोजन करना, अधिक क्रियाशील रहना, गर्म दिनों में ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना। उसके बाद में आता है मातृत्व व्यवहार। मातृत्व व्यवहार भी जन्मजात प्रेरक है। समस्त प्राणियों में विशेषता मानव में अपनी संततियों की रक्षा तथा देखभाल करने की विशेष प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। प्रत्येक स्त्री अपने बच्चे के प्रति वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करने को प्रेरित होती है। यह देखा जाए कष्ट सहन करके भी बच्चे का पालन करती है। उसके पीछे कोई स्वार्थ की संभावना नहीं होती, वह केवल एक विशिष्ट प्रेरक होता है जो होता है मातृत्व व्यवहार। अगला है मलमूत्र त्यागना, यानी मलमूत्र त्याग। ये भी जन्मजात प्रेरक है। इसका भी प्रत्यक्ष संबंध शरीर से होता है। ये मलमूत्र त्याग करने की शारीरिक आवश्यकताओं को तुरंत पूरा करना आवश्यक होता है। इस आवश्यकता को पूरा न करने पर शरीर को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जन्मजात प्रेरकों का सामान्य परिचय प्राप्त होने के साथ साथ हम आपको जन्मजात प्रेरकों के विशेष महत्व के बारे में हमने आपको बता दिया है। ये प्रेरक व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। इनके अभाव में जीवन का सुचारू रूप से चल पाना असंभव होता है। ज्ञान दीक्षा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे और वीडियो बन सके। अर्जित प्रेरक। अर्जित प्रेरकों का अर्थ और प्रकार। देखा जाए सभ्य समाज में समस्त व्यवहार जो होते हैं केवल शारीरिक आवश्यकताओं द्वारा ही प्रेरित होकर संपन्न नहीं होते, बल्कि कुछ अन्य प्रेरक भी होते हैं जो इसमें भूमिका निभाते हैं। ऐसे प्रेरक जो न तो जन्मजात होते हैं, न ही उनका प्रत्यक्ष संबंध शारीरिक और प्राण शास्त्र यानी प्राणात्मक आवश्यकताओं से होता है, उन्हें हम अर्जित प्रेरक कहते हैं। अर्जित प्रेरकों का विकास एवं सक्रियता जन्म के बाद समाज में रहकर प्रारंभ होती है। ये कुछ इस प्रकार हैं। इनको हमने दो भागों में बांटा है, व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक और सामान्य सामाजिक अर्जित प्रेरक। पहला है व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक। व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक वो प्रेरक हैं जो व्यक्तियों को व्यक्तिगत प्रेरक वे प्रेरक हैं जो किसी विशेष संस्कृति में स्वयं प्रधान नहीं होते। यद्यपि वह शारीरिक
यानी जन्मजात एवं सामान्य सामाजिक प्रेरकों से संबंधित होते हैं। ये प्रेरक हैं जैसे कि आकांक्षा का स्तर। आकांक्षा का स्तर वो है जब जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई देखते हैं आकांक्षा उसको होती है, जिसे वो अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार निर्धारित करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आकांक्षा के निर्धारण स्तर को प्राप्त करना चाहता है। आकांक्षा का ये स्तर भिन्न भिन्न होने के कारण अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास भी इसके भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं व्यक्ति की आकांक्षा 5,000 रुपये प्रति माह कमाने की हो सकती है। ऐसे में वो इस प्रकार के प्रयास करेगा कि उसे 5,000 रुपये महीने प्राप्त हो सकें। अगला है जीवन लक्ष्य। प्रत्येक गतिशील व्यक्ति के जीवन का कुछ न कुछ लक्ष्य अवश्य होता है। ये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अभीष्ट प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उसी के अनुकूल प्रयास भी किया जाता है। इस प्रकार जीवन का लक्ष्य भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण प्रेरक के रूप में सिद्ध होता है। अगला होता है मद व्यसन। मद व्यसन भी व्यक्ति दूसरे लोगों से सीखता है। नशा करने की प्रवृत्ति में प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। जो व्यक्ति मद व्यसन करते हैं उनके लिए यह अति प्रबल प्रेरक का कार्य करता है। मद व्यसन के अभाव में ऐसे व्यक्ति अपना संतुलन और शांति खो बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति मद सेवन के बाद अधिक सक्रिय हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के नशे का सेवन करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि मद व्यसन भी अत्यधिक प्रबल प्रेरक होता है। उसके बाद आता है रुचियाँ। तो रुचियाँ भी ये व्यक्तिगत अर्जित प्रेरकों में आती हैं। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति की किसी न किसी प्रकार की रुचि अवश्य होती है। ये रुचियाँ एक प्रेरक का काम भी करती हैं। रुचियाँ रुचिकर विषय, वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के प्रति प्राणियों में विशेष लगाव पाया जाता है। आदतों की व्यवस्था। अगला पॉइंट आदतों की व्यवस्था। कुछ आदतें भी प्रबल प्रेरक का रूप ले लेती हैं। आदतें उन क्रियाओं को भी कहा जाता है जो व्यक्ति के स्वभाव का अंग बन चुकी हैं। उदाहरण के लिए सुबह समाचार पत्र पढ़ने हुए सिगरेट पीने की आदत या आदत के पूरे न होने पर उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर व्यक्ति को विशेष परेशानी का अनुभव होता है। ये परेशानी और बेचैनी ही व्यक्ति को अभीष्ट कार्य और व्यवहार करने के लिए प्रेरित और बाध्य करती है। अगला है अचेतन मन। व्यक्ति के व्यवहार को परिचालित करने वाले विभिन्न प्रेरकों में कुछ प्रेरक ऐसे होते हैं जिनका व्यक्ति को स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। ऐसे प्रेरकों को अचेतन मन कहते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार अतृप्त इच्छाएं, कुंठाएं व्यक्ति के अचेतन मन का अंग बन जाती हैं और समय समय पर व्यक्ति के कार्य को प्रेरित करती हैं। अगला है मनोवृत्तियाँ। मनोवृत्तियाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में विशेष वस्तुओं, कार्यों, व्यक्तियों तथा रीति रिवाजों के प्रति अपनी कुछ धारणाएं बना लेता है। ये धारणाएं अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों प्रकार की हो सकती हैं। व्यक्ति के समस्त कार्य इन्हीं धारणाओं से प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक बालक अपने अध्यापक के प्रति अच्छी धारणा रखता है तो कक्षा में बैठना पसंद करता है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार जाति, रीति रिवाज आदि के प्रति भी व्यवहार की धारणा इसी के अनुरूप होती है। संवेग। संवेग भी जो है अर्जित प्रेरकों में आता है। संवेग के अंतर्गत भाग्य, प्रेम, क्रोध, घृणा आदि संवेग भी प्रेरकों के रूप में कार्य करते हैं। इन के अभाव में व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य करता है जिनको साधारण अवस्था में कार्य करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए भयभीत अवस्था में हम प्रिय वस्तु, प्रिय स्थान अथवा प्रिय व्यक्ति को छोड़कर भाग जाते हैं तथा क्रोध की अवस्था में हम अपने प्रियजन को भी हानि पहुंचाने में जरा भी संकोच नहीं करते। इसको सामान्य स्थिति में हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं, वो भी हम उसे भी हम जो है क्रोध की अवस्था में क्षति पहुंचा देते हैं। अगला है सामान्य सामाजिक अर्जित प्रेरक। सामान्य सामाजिक अर्जित प्रेरकों की बात करते हैं तो अर्जित प्रेरकों के दूसरे वर्ग में इस प्रेरक को रखा गया है। ये प्रेरक सामान्य होते हैं, किंतु सामान्य होते हुए भी ये प्रेरक जन्मजात प्रेरकों से भी भिन्न हैं। ये
प्रेरकों को जन्म के बाद सामाजिक संपर्क में आने के बाद अन्य लोगों के द्वारा अर्जित किया जाता है। ये प्रेरकों में सामुदायिकता की भावना पहला प्रेरक है, दूसरा है अर्जनात्मकता, तीसरा है आत्मस्थापन, चौथा है ईर्ष्या, पांचवा है प्रशंसा और निंदा और छठा है आत्म प्रकाशन। सामुदायिकता की बात करते हैं तो सामुदायिकता भी एक सामाजिक प्रेरक है जो सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है। सामुदायिकता संबंधी प्रेरक से प्रेरित होकर के प्रत्येक व्यक्ति समूह में रहना पसंद करता है। ये प्रेरक सार्वभौमिक होते हुए जन्मजात नहीं होते। ये प्रवृत्ति जन्म के बाद क्रमशः विकसित होती है। अर्जनात्मकता प्राय प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। अर्जनात्मकता का आशय होता है किसी वस्तु को संचित करना, चाहे नन्हा बच्चा हो या वयस्क। प्रत्येक अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार वस्तुओं को अवश्य संचित करता है। इसके साथ साथ है आत्मस्थापन अथवा आत्मगौरव अर्थात दूसरों पर अधिकार करने की प्रवृत्ति भी एक प्रेरक के रूप में कार्य करती है। इसको हम नेतृत्व की भावना भी कह सकते हैं। एडलर महोदय कहते हैं आत्मस्थापन को ही सर्वप्रथम प्रेरक मानते हुए इन्होंने कहा था कि व्यक्ति के सभी कार्य इसी प्रवृत्ति द्वारा प्रेरित और परिचालित होते हैं। अगला है ईर्ष्या। ईर्ष्या भी सामान्य रूप से सामाजिक अर्जित प्रेरक माना जाता है। वैसे विद्वानों ने इसे जन्मजात प्रेरकों की श्रेणी में रखना अच्छा माना है, बल्कि व्यक्ति अथवा प्राणियों में पाई जाने वाली संघर्ष की प्रवृत्ति ही ईर्ष्या कहलाती है। वास्तव में ईर्ष्या का प्रेरक उस समय अधिक सक्रिय होता है जब व्यक्ति के किसी जन्मजात प्रेरक की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि आप किसी बिल्ली को एक स्थान पर बंद करके परेशान करना आरंभ कर दें तो प्रारंभ में तो बिल्ली भागने का प्रयास करेगी, परंतु भागने में प्रत्येक दृष्टि में असफल होने पर वह बिल्ली आपसे आमने सामने का संघर्ष प्रारंभ कर देगी और आक्रामक होकर झपट पड़ेगी। ईर्ष्या की ये प्रवृत्ति पशुओं के अतिरिक्त मनुष्यों में कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य पाई जाती है। अगला पॉइंट है प्रशंसा एवं निंदा, यानी प्रशंसा और निंदा भी सामान्य सामाजिक अर्जित प्रेरक है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने को व्यवस्थित करना चाहता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में प्रशंसा का विशिष्ट योगदान होता है। इसके विपरीत निंदा अपने असुरक्षा की भावना उत्पन्न कराती है, इसलिए वह ऐसे कार्य करता है जिससे समाज में उसे प्रशंसा प्राप्त हो, ऐसे काम छोड़ देता है जिससे उसको निंदा होती है। आत्मप्रकाशन भी सामान्य सामाजिक अर्जित प्रेरक है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि स्वयं को दूसरे व्यक्तियों से अच्छा व्यक्त करे। इसमें बाधा उत्पन्न होने पर वह क्रोधित हो जाता है और झुंझला उठता है। मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि प्रभुत्व, नेतृत्व और आत्म प्रकाशन एवं निष्ठा की भावना आदि को आत्म प्रकाशन की इच्छा निहित होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेरकों के जन्मजात प्रेरकों के अतिरिक्त अन्य प्रेरक भी हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा भरते हैं और क्रियाओं को व्यवहार में परिचालित करने का काम करते हैं। अब आता है जन्मजात और अर्जित प्रेरकों में कुछ अंतर। तो हम बात करते हैं दोनों में अंतर की, तो इसके दो वर्ग हैं, जन्मजात और अर्जित प्रेरक। इनमें दोनों के अंतर हम इस प्रकार बताते हैं। जन्मजात प्रेरक सभी प्रेरकों में समान होते हैं और इन्हें सीखना नहीं पड़ता है, बल्कि अर्जित प्रेरकों को व्यक्ति में समाज में रहकर सीखता है और ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न रूपों में पाए जा सकते हैं। दूसरी अंतर की बात करें तो जन्मजात प्रेरकों का सीधा संबंध मनुष्य की जैविक, शारीरिक और भौतिक क्रियाओं से होता है, बल्कि अर्जित प्रेरकों का संबंध उसकी सामाजिक दशाओं से होता है। इसके साथ साथ हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे अंतर की बात करते हैं। तो जन्मजात प्रेरक अधिक प्रबल और अधिक आवश्यक होते हैं, इसकी तुलना में अर्जित प्रेरक कम प्रबल होते हैं और उतने अधिक आवश्यक नहीं होते, अर्थात जिनका समुचित रूप से पूर्ति न होने पर भी जीवन चलता रहता है, बल्कि जन्मजात प्रेरक के बिना जीवन चलना संभव नहीं रहता। अब बात आती है शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा के महत्व की। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर प्रेरणा के महत्व की बात की जाए तो प्रेरणा का अद्वितीय महत्व है। हमारा कोई भी कार्य संबंधित प्रेरक के अभाव में पूर्ण नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि प्रेरणा
को अध्ययन की सुविधा के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें हम पहले भाग में हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने में इसका क्या योगदान है। दूसरे भाग में हम समझेंगे कि इसके विभिन्न अंगों के आधार पर शिक्षा के अध्ययन में क्या योगदान रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेरणा से शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। हम जानते हैं जिस विषय को पढ़ने के लिए हमें प्रेरित किया जाता है या जिसमें हमारी रुचि होती है उस में हम अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कहा जाए बच्चों को शिक्षा के लिए निरंतर प्रेरित करना आवश्यक होता है और समुचित प्रेरणा विद्यमान होने के साथ शिक्षा में के प्रति रुचि जागृत हो जाने के उपरांत शिक्षा की प्रक्रिया तीव्र गति से सुचारू रूप से चलती है। अगला है शिक्षा के विभिन्न अंगों पर प्रेरणा का महत्व। तो देखा जाए कि शिक्षा के जो विभिन्न अंग हैं उनमें सीखना, अनुशासन, ध्यान, शिक्षण विधियाँ, चरित्र निर्माण, पाठ्यक्रम। शिक्षा में प्रेरणा के महत्व को जानने के लिए हम इसमें अलग से विवेचन करके आधार पर निम्न बिंदुओं के आधार पर हम सीख सकते हैं। पहला है सीखने की प्रक्रिया तथा प्रेरणा। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा के में सीखने का सर्वाधिक महत्व है। सीखने की प्रक्रिया को सही और सुचारू बनाए रखने के लिए प्रेरणा का सर्वाधिक महत्व होता है। हम प्रेरित होकर बहुत बड़े से बड़ा कार्य कर डालते हैं। प्रबल प्रेरणा विद्यमान होने पर कार्य सीखना सरल और सुगम हो जाता है। इसी तरीके से अनुशासन तथा प्रेरणा की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासन के अभाव में शिक्षा की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं चल सकती। अनुशासन सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक होता है। यदि बच्चों को निरंतर अच्छे कार्य के तथा सद्गुणों के अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता रहे तो अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न नहीं होती। ध्यान तथा प्रेरणा। शिक्षा के लिए ध्यान का एकत्र होना निरंतर आवश्यक है। ध्यान को केंद्रित करने के लिए प्रेरणा का विशेष महत्व है। अगर हम किसी को प्रेरित कर दें और प्रेरित होने के लिए ध्यान पूर्णतया केंद्रित कर दिया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में जो अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना रहती है। शिक्षण विधियाँ तथा प्रेरणा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता एवं उचित परिणाम प्राप्त करने के दिशा में शिक्षण विधियों का विशेष स्थान रहता है। शिक्षण विधियों को सफल बनाने के लिए प्रेरणा का समावेश होना आवश्यक है। ये समस्त शिक्षण विधियां उत्तम मानी जाती हैं जो बालकों को ज्ञान प्रदान करने में उचित रूप से प्रेरित करती हैं। चरित्र निर्माण और प्रेरणा। चरित्र निर्माण और प्रेरणा की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों का चरित्र निर्माण करना होता है। बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए प्रेरणा विशेष रूप से योगदान रखती है। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम तथा प्रेरणा की बात करते हैं तो शिक्षा में सफलता पाठ्यक्रम के उचित निर्धारण पर निर्भर करती है। पाठ्यक्रम के निर्धारण में उचित प्रेरणाओं का समावेश होना आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि बालक निरंतर अध्ययन के लिए प्रेरित हो सके। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा का विशेष महत्व एवं योगदान है। प्रेरणा से शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है तथा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। प्रेरणा के अभाव में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना संभव नहीं होता है। अब प्रश्न आता है शिक्षण में प्रेरणा प्रदान करने की विधियाँ। शिक्षण में प्रेरणा प्रदान करने की विधियों की अगर बात करते हैं तो अगर इनमें सही विधियों को अपनाया जाए तो शिक्षक बच्चों से अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब ये विधियां निम्न प्रकार हैं, यानी इस प्रकार हैं। पहली विधि है छात्रों में रुचि, यानी छात्रों की रुचि को समझें। शिक्षक का दायित्व होता है कि वह छात्रों की रुचियों को समझने का प्रयास करे। छात्रों की रुचियों को भली बात समझ लेने के उपरांत उनके अनुकूल ही शिक्षण की प्रक्रिया को चलाना चाहिए जिससे छात्र शिक्षण के लिए अधिक प्रेरित हो सकें। दूसरी बात अगर कही जाए तो है स्वास्थ्य प्रतियोगिताओं का वातावरण बनाया जाए। आपको पता होना चाहिए छात्रों के शिक्षण में प्रेरणा प्रदान करने के लिए ये उपाय बहुत ही अच्छा होता है। छात्रों के स्वस्थ प्रतियोगिता को विकसित करना। जब छात्रों में प्रतियोगिता का स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव जागृत होता है तो स्वयं से ही अधिक परिश्रम और लगन के साथ अध्ययन करते हैं। एक बार अध्ययन के प्रति
लगने और उत्साह जागृत होने पर शिक्षण की प्रक्रिया में सफलता सुनिश्चित मिलती है। अगली अगर विधि बताई जाए तो है शिक्षा के लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण, यानी जो उसको शिक्षा दी जा रही है उसके लक्ष्य का अगर स्पष्ट निर्धारण हो जाता है तो बालक की रुचि यानी बालक का जो प्रेरणा है उधर रहती है और उधर शिक्षण के प्रति उन्मुक्त हो जाते हैं। प्रोत्साहित करना, ये प्रोत्साहित करना ये भी एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक को द्वारा छात्रों को प्रोत्साहित करना सिखाया जाता है, यानी प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षक को विभिन्न उपायों द्वारा छात्रों को निरंतर प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। प्रोत्साहित छात्र अध्ययन के प्रति अधिक जागरूक और प्रयत्नशील रहते हैं। अगला है छात्रों की प्रशंसा करना। शिक्षक का दायित्व होता है कि वह छात्रों द्वारा किए गए उचित कार्य की प्रशंसा करे। प्रशंसा अपने आप में एक प्रकार का पुरस्कार है। प्रशंसा के उपरांत छात्रों में अध्ययन के प्रति लगन और उत्साह तीव्र गति से दिखाई देता है। पुरस्कार और दंड का प्रावधान, छात्रों को शिक्षण हेतु प्रेरित करने के लिए विद्यालय में और कक्षा में पुरस्कार और दंड का प्रावधान होना चाहिए। पुरस्कार के प्रति छात्र अच्छे कार्यों के प्रति उन्मुक्त होते हैं और दंड के डर से अनुचित कार्य को करने से डरते हैं, तो ये भी एक अच्छी विधि है। अगली विधि है सामूहिक कार्य सौंपना। शिक्षण हेतु प्रेरणा प्रदान करने के लिए शिक्षक का दायित्व है और छात्रों को सामूहिक कार्य दिए जाए। इस स्थिति में कार्य करने से छात्रों को एक प्रकार का आनंद प्राप्त होता है और अध्ययन के प्रति उत्साह मिलता है। अगला है आत्म प्रकाशन। आत्म प्रकाशन के अवसर प्रदान करना। शिक्षण के क्षेत्र में प्रेरणा प्रदान करने का एक उपाय ये भी है कि छात्रों को आत्म प्रकाशन के समुचित अवसर प्रदान करने से छात्रों को आत्म प्रकाशन का अवसर जब मिल रहा है तो अध्ययन के प्रति यानी शिक्षा के प्रति अधिक प्रयत्नशील होते हैं। अगला है शैक्षिक प्रगति से अवगत कराना। जब बालकों को समय समय पर उनकी शैक्षिक प्रगति के बारे में जानकारी मिलती रहती है तो उनमें उत्साह का संचार होता रहता है। इस विषय में उर्वर्त कहते हैं कि प्रेरणा परिणामों के तत्कालीन ज्ञान से प्राप्त होती है। सामाजिक कार्यों के में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करना। इस पॉइंट में हम जानते हैं यानी इस विधि के तहत छात्रों के जीवन में प्रेरणा एवं उत्साह प्राप्त करने के लिए जहाँ तक हो सके शिक्षक को उन्हें सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार की विधियों में भाग लेने पर छात्रों में सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। अगली विधि है शिक्षण के लिए उपयुक्त विधियों को अपनाना। छात्रों को शिक्षण के लिए अतिरिक्त प्रेरणा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए सदैव अपनी सूझबूझ के विषय के अनुकूल शिक्षण विधियों को अपनाएं। उपयुक्त विधियों के माध्यम से शिक्षण होने से छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत होती है और लगन से अध्ययन करते हैं। अगला है कक्षा का उपयुक्त वातावरण। छात्रों को शिक्षण के प्रति प्रेरणा प्रदान करने के लिए कक्षा का जो वातावरण है वो सामान्य और उपयुक्त तथा सौहार्दपूर्ण बनाए रखना चाहिए। कक्षा का वातावरण तनाव मुक्त होने के साथ साथ ही विषय के अध्ययन के अनुरूप होना चाहिए। अगला है शिक्षक का उचित व्यवहार। इस विधि को अपनाने में छात्रों को शिक्षण के प्रति उन्मुक्त रखने के लिए शिक्षक के व्यवहार का विशेष महत्व होता है। शिक्षक का छात्रों के प्रति अच्छा व्यवहार उचित दिशा निर्देशन देने वाला होने के कारण छात्र स्वतः ही अध्ययन के प्रति प्रेरित होते हैं। तो इस अध्याय में हमने सीखा है शिक्षण में प्रेरणा का क्या महत्व है, जन्मजात और अर्जित प्रेरक में अंतर, जन्मजात प्रेरक कौन से हैं, अर्जित प्रेरक कौन से हैं, इनका वर्गीकरण सीखा है, समझा है और इनकी परिभाषाएं और अर्थ जाना है। तो अगले वीडियो में हम आपको इससे आगे का बताएंगे। अगर आप हमारे वीडियो में नए थे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अधिक वीडियो देखने के लिए जो आपको अच्छे लगने वाले हैं उसके लिए हमें कमेंट करें, जिससे हम वो भी वीडियो आप तक पहुंचा सकें।